दोस्तों थंबनेल देख के चौंक नहीं जाना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेन्युइन जानकारी मिलती है, जो जानकारी कहीं किस किताबों में दबी पड़ी होती है। दोस्तों आज के वीडियो में क्या है, क्या गौतम बुद्ध आदिवासी थे? क्या गौतम बुद्ध के जो विचार है, जो उनका आचरण है, वो आदिवासियों से भिन्न था? एक मैंने हालांकि इस पे वीडियो बनाया है कि गौतम बुद्ध आदिवासियों के, गौतम बुद्ध के जो रूल है, जो तत्व है, जो मूल्य है, वो आदिवासियों में पहले से क्यों कैसे फॉलो किए जाते थे, इसके ऊपर एक वीडियो बना है। फिर भी बहुत सारे लोग इस सवाल को लेकर चलते हैं कि गौतम बुद्ध आदिवासी नहीं थे, गौतम बुद्ध का कल्चर और आदिवासी कल्चर भिन्न है। जी हाँ दोस्तों, इनके कल्चर तो आज हमें भिन्न दिख रहे हैं, लेकिन क्या असल में उस काल में ये कल्चर भिन्न थे? अगर ये कल्चर भिन्न नहीं थे या कल्चर भिन्न थे तो इसका क्या एविडेंस है? सभी बातों का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को आपको लास्ट तक इसलिए देखना है क्योंकि आपके जो फैक्ट्स है वो क्लियर नहीं होंगे अगर आप बीच में इस वीडियो को छोड़ते हैं। और बीच में वीडियो देख के ही कमेंट करने वालों को मैं बता दूं, आपको पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद ही कमेंट करना है कि मैं किस फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे वाह दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब यहाँ के जनजाति की बात हो, यहाँ के द्रविड़ पूर्वज समुदाय की बात हो, द्रविड़ समुदाय की बात हो, तब एक ही नाम जुबान पर आता है, वो है यहाँ के इंडिजिनस पीपल। जी हाँ दोस्तों, इंडिजिनस पीपल के बारे में अगर हम बात करेंगे, उनके सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे, तो वहाँ पे जो जनजाति हमें बहुत बारीकी से दिखती है, तो गोंड, मीना, भिल्ल जैसी जनजाति हमें प्रोटो द्रविडियन दिखती है। फिर ये जनजाति का निवास था, ये लोग यहाँ पे रहते थे, जो प्रोटो द्रविडियन कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं से बौद्ध की जो प्रणाली है, सम्राट अशोक का जो वंश है, वो कहीं ना कहीं यहीं से आया होगा। फिर हम बात करते हैं कि गण प्रणाली क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये भी जानना उतना ही जरूरी है कि गण प्रणाली क्या है। ये गण वाले गंड राज्य क्यों होते थे? आज आप कहते हो कि गणराज्य है, आप कहते हो कि लोकतंत्र है। ये गणराज्य लोकतंत्र की डेफिनेशन आई कहाँ से, अगर इसको समझा जाए, देखा जाए। दूसरा एक सवाल है कि यहाँ पे जब खुदाई होती है पुरातत्ववेताओं के आधार पर, पुरातत्व लोग यहाँ पे जो इतिहासकार खुदाई करते हैं, तब यहाँ पे जो चीज़ें मिलती है वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बौद्धकालीन क्यों होती है? आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि ये चीज़ें खुदाई में क्यों मिलती है? और आज भी अगर जो मंदिर देवालय बचे हुए हैं वो किसी मट्टी में गड़े हुए क्यों नहीं मिलते? अगर यहाँ पे शिवलिंग आप कहते हैं वो शंभु गौरा पिंड मिल जाता है, तो हम अचंभे में रहते हैं कि शिव का निवास होगा। लेकिन हम इस बात को नहीं देखते कि प्राचीन समुदाय इस लिंगो पिंड को क्यों लिंगो पिंड कहता था। कुछ तो बातें होगी, जैसे कि गुफाओं में, कंदरों में आदिवासियों के अवशेष मिलना, किसी उत्खनन में बौद्धकालीन वस्तुएं मिलना। ये बात का रिजल्ट क्या है? इस बात के अगर तह तक जाए तो मैं उन इतिहासकारों की बात करूंगा जो इतिहासकार सिर्फ डंका बजाते हैं, एक ही धर्म एक ही प्रोपेगेंडे का। उन इतिहासकारों को मानव वंश शास्त्रज्ञ पागल कहते हैं, क्योंकि वो लोग उतना ही पढ़ते हैं जितना उनको आवश्यक है, और वह आवश्यकता के अनुसार फिर अपनी एक स्टोरी बनाते हैं और उस स्टोरी से बताते हैं कि हम बहुत हजार साल पूर्व है। लेकिन जो इतिहासकार जेन्युइनली फैक्ट यहाँ ढूंढते हैं, उनको यहाँ पे कभी भी बाकी देवों के मंदिर नहीं मिले, बाकी देवों के अवशेष नहीं मिले। हालांकि सभी संशोधनकार जो फैक्ट जानते हैं, वो संशोधनकार का दावा है कि आर्य संस्कृति सिर्फ 2000 साल पहले की है। उसके पहले यहाँ पे मूल निवासियों का राज्य था। टॉपिक हमारा क्या है कि क्या बौद्ध आदिवासी थे? जी हाँ दोस्तों, एक फैक्ट देखा जाए तो आदिवासी समुदाय से कहीं ना कहीं बौद्ध का निर्माण हुआ है। और जो बौद्ध की हम चलो सबसे लास्ट हमें एविडेंस कहाँ तक मिलते हैं? इतिहास में एविडेंस ढूंढा जाता है तो एविडेंस वहां तक मिलते हैं जहां से सम्राट अशोक का कार्यकाल शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, सम्राट अशोक का कार्यकाल शुरू हुआ, वहाँ पे शिलालेख, शिलास्तंभ और वहाँ पे बुद्धकालीन कुछ हमें चीज़ें मिलती है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे बौद्धमय भारत था। जी हाँ दोस्तों, अभी बौद्धमय भारत कैसे? आप सुनिए, बुद्ध एक विचारधारा है जो
महंगी पड़ी आर्य और ऐसे लोगों को जो लोग जाति में भेद करते थे। और ये विचारधारा इतनी प्रबल थी कि इंसान में इंसान को भेद नहीं करना चाहिए, इसकी द्योतक थी। जी हाँ दोस्तों, और बुद्ध का जो संदेश है, बुद्ध की जो विचारधारा है, वो भारत में धीरे धीरे पहले से पनप रही थी। वो किसी भी नाम से जाने, वो गणतंत्र के नाम से जाने, आप प्रजातंत्र के नाम से जाने, आप समानतावाद कह सकते इसको, लेकिन ये विचारधारा पहले से यहाँ के लोगों में मौजूद थी। चाहे वो गोंड हो, चाहे वो भील हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो कौन सा भी आदिवासी हो, कौन सा भी कबीला हो, कौन सा भी समुदाय हो, समुद्र के किनारे रहता हो, नदी के किनारे रहता हो, पहाड़ों पे रहता हो, चट्टानों पे रहता हो। एक बात थी कि वो विचारधारा सभी कबीलों में समांतर थी। उनमें समानतावाद कहा जाता था। एक डिसीजन लेने के लिए पूरे गांव के लोग एक जगह आते थे, पूरे समुदाय के लोग एक जगह आते थे, तभी एक डिसीजन यहाँ पे लिया जाता था। यानी ये जो सूत्री है, ये आदिवासियों की देन है। और ये जो बुद्धकालीन जो हमें अवशेष मिलते हैं, और बुद्धमय भारत हमें जहाँ कहीं भी खुदाई मिलती है वहाँ पे बुद्धकालीन अवशेष मिलते हैं, क्योंकि बुद्ध एक विचारधारा है और इस विचारधारा को मानने वाला हर आदमी बुद्ध को मानता है। और बुद्ध ये कहते हैं कि अगर सृष्टि किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, पेड़ किसी के साथ बिना भेदभाव किए सबको छांव देता है, सबको फल देता है, वैसे ही हमें भी इंसान में भेद नहीं करना चाहिए। अगर वो कहते हैं, कोई इंसान कहता है कि हम उच्च है, तुम नीच हो, तुम यहाँ से आते हो, हम वहाँ से आते हैं, और हम बहुत बड़े हैं, हमें मान दो, हमें दान दो, हमें गाय दो, हमें पैसा दो और हमें ही श्रेष्ठ बनाओ, ये नीति बुद्ध के विचार सरणी में बिल्कुल नहीं है। और इसलिए आज के दौर में ये दो विचारधारा इंडिया में चल रही है। एक विचारधारा बुद्ध को मानती है तो दूसरी विचारधारा बुद्ध को नकारती है। बात आ गई दोस्तों पुराणों की। जो पुराण वेद शास्त्र निकाले गए, ये तब रचे गए जब यहाँ के मूल निवासियों के साथ यहाँ पे पूरा उनका ज्ञान निचोड़ा गया, और तभी ये ग्रंथ की निर्मित हुई। क्योंकि किसी भी ग्रंथ की निर्मित करना हो तो उसकी भाषा को समृद्ध होना जरूरी है, तभी एक लेखक उसको लिख पाता है। यह फैक्ट है। हम इतिहासकारों के माने तो ये चले कि 700 से 1200 या 1500 के दौरान यहाँ पे संस्कृत भाषा समृद्ध बनी है। इसके पहले इसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, लेकिन ब्राह्मी लिपि के भी बहुत कुछ अंग है जो विविध भाषाओं से आते हैं, इसलिए उसको लिखना उस काल में इम्पॉसिबल था। आप जो जानते हो कि शिलालेखों में कुछ भाषाएं लिखी है, वो पाली, किसी का कहना है कि वो पाली है, किसी का कहना है कि वो ब्राह्मी है। वो मिश्रित भाषा है जो यहाँ के मूल निवासी लोगों में मिश्र हो गई। जैसे कि उनमें कुछ वर्ड और उनमें कुछ अंश गोंडी का आता है, उनमें कुछ अंश पाली का आता है। तो दोस्तों देखिए, पाली भाषा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि यहाँ के आदिवासी और बौद्ध लोगों के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, पाली, पाड़ी, पनका, पाटाड़ी, पाना, ये 4 शब्द आप सुनिएगा। पाली, पनका, पाटाड़ी, पाना, इस 4 शब्द में वेंकटेश आतराम सर कहते हैं कि यह दूसरे कोई नहीं है जिनको वेदों में पानी लिखा गया हो, जब पनका पाठाड़ी लिखा गया। ये आज के गोंड समुदाय के प्रधान लोग हैं, यानी कि प्रधान लोग हैं, जो आज भी अपनी भाषा को लिए चलते हैं। उदाहरण के तौर पर बता दूं कि जो विदर्भा में रहते हैं, बस्तर में रहते हैं, जिनको प्रधान गोंड कहा जाता है, वो गोंड लोग हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज और बाकी गोंड लोगों की लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क आता है। यह फर्क इसलिए है कि ये लोग पाटे गाना, नृत्य सादर करना, सांस्कृतिक कलाओं के द्योतक थे। नृत्य बजाना, और आज भी इन प्रधान लोगों में ये कलाएं ज़्यादा आती है। जो गायन है, वादन है, जो आप कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हो, वो भी इन लोगों में ज़्यादा दिखती है। और यही भाषा, पाटाड़ियों की भाषा, पाली भाषा भी मानी जाती है। इसलिए बौद्ध जो भी समुदाय से आते हैं वो आदिवासी समुदाय था, और बौद्ध भी एक विचारधारा के मार्फत उन्होंने लोगों को सिंपल करके बताया। जैसे कि आज गोंड लोगों में त्रिशूल मार्ग, मुंदशूल सर्री कहा जाता है, तो बौद्ध लोगों में त्रिशरण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध की विचारधारा को माने तो बौद्ध
यानी कि बुद्ध ने इस आदिवासी समुदाय से बहुत सीखा है और इस आदिवासी समुदाय के वे होते हुए उन्होंने इस मार्ग का अवलंबन किया कि इंसान एक मार्ग में आके एक सूत्र में बांधे और खुद को वो एक विचारधारा का माने, तो हो सकता है यहाँ का जातिगत भेदभाव समूढ़ नष्ट हो। इसलिए यहाँ के बौद्ध लोग और आदिवासियों में इतना गहरा संबंध है कि वे अपने एक रक्त के लोग हैं। सिर्फ इसको संशोधन करके प्रूव करना जरूरी है। दोस्तों, मनसाराम कुमरे एक बहुत बड़े लेखक है और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ रिसर्च किया है। तो दोस्तों, मैं आज आपको किस किताब का हवाला देने वाला हूँ, तो वो है मनसाराम कुमरे जी के एक आदिवासी और बौद्ध काल। इस चैप्टर में उन्होंने क्या कहा ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, मैं जो उनके चैप्टर का ले रहा हूँ वो उनका बहुत बड़ा संशोधन है और वो क्या कहते हैं ये भी आप सुनिए। बौद्ध काल में कपिल मुनि कोपालगन के महाप्रमुख थे जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की। इनके अलाम कालाम आलाम 4 देव गोत्र के पाड़ालगन के ऋषि जो कि आदिवासी वर्ग के लिए लिंगो धर्म को प्रचारित किए थे। सत्य और अहिंसा तथा निसर्ग पूजन का मार्ग लिंगो दर्शन समझाते थे। आलाम कालाम उस समय भी ब्राह्मण वर्ग लिंगो दर्शन को शिव दर्शन स्वरूप इसका आर्यकरण करने में जुटा हुआ था। आदिवासी वर्ग सदियों के संघर्ष से जूझते हुए इधर उधर तथा जंगलों में बिखरे पड़े थे। गौतम बुद्ध जब संसार त्याग कर सत्य के खोज में निकले तब सबसे पहले उन्हें संपूर्ण लिंगो दर्शन समझाया। पहाड़ी भाषा में आलाम कालाम ने सत्य अहिंसा और नैसर्गिक सगुणों से परिपक्व लिंगो दर्शन को समझा और इसके ज्ञान प्राप्ति की कालाम से गौतम बुद्ध ने बीड़ा उठाया अब आदिवासियों को एकत्रित करने में, और गौतम बुद्ध की वाणी चारों तरफ फैलने लगी और अंधकार में डूबा आदिवासी जीवन अब गौतम बुद्ध की दीक्षा से प्रकाशित होने लगा। गौतम बुद्ध ने अपनी उपदेश पाली भाषा में प्रचारित किया और उस समय सभी राज्यों में जनभाषा पाली ही थी। पाड़ाल प्रधानों की मातृभाषा पाली ही थी। बौद्ध ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, कुक्कु संगो भिक्कवे भगवा अरहम सम्मा सबुद्धो कोपो गोंतेन अहोसी। इसका अर्थ है कि कोपालगन वर्तमान काल के गोंड गोवारी के लोग गौतम बुद्ध के उपासक थे। इसी प्रकार कोयागन का भी उल्लेख मिलता है। उपरोक्त श्लोकों से यह पुष्टिकरण मिलता है कि कोपालगन कोयागन पाड़ालगन के नायक गौतम बुद्ध ही थे। वे स्वयं भी आदिवासी गण के थे, इसलिए आदिवासी गण के लोग गौतम बुद्ध के उपासक थे। यही इतिहास से सिद्ध होता है। दोस्तों, मनसाराम कुमरे का यह कहना यहाँ तक जाता है कि यहाँ पे गण अस्तित्व में थे, जैसे कि सम्राट अशोक का भी गण यहाँ के आदिवासी लोगों से आता है। और बहुत, क्योंकि आज भी आप अगर नाग देखिए, आप उनके वंश देखिए तो नाग वंशी, छिंदम वंशी, ऐसे बहुत कुछ वंश मिलते हैं। ये वंश उसी लोगों में थे जो यहाँ के आदिवासी थे और यहाँ की गण प्रमुख यानी गण पद्धति को समझते थे। तो दोस्तों, इस बात को अगर हम देखें, अगर लोगों के प्रेपेगेंडे वाले किताब अगर ना पढ़े तो यहाँ पे सबसे प्राचीन आदमी अगर है, प्राचीन समुदाय अगर है, तो वो यहाँ का आदिवासी इंडिजिनस पीपल है, जिसको यूएनओ भी मानता है। हालांकि भारत के लोग यूएनओ को जो चाहिए आदिवासियों का डाटा वो नहीं देते, इसके लिए भी हमें संघर्ष करना है। लेकिन जो लोग बाबा साहब बुद्ध को ना समझते हुए कहते हैं कि ये लोग कहाँ से बीच में आ गए, तो इनकी विचारधारा को समझिए और इनका इतिहास जानिए। सबसे प्राचीन यहाँ पे तो आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों की विचारधारा से और आदिवासियों की संस्कृति को देखते हुए यहाँ पे बौद्ध धर्म भी तैयार हुआ, जो एक बहुत बड़ी विचारधारा का काम कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का कंटेंट ये है कि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन बुद्ध के बारे में, उनके विचारधारा के बारे में था। इस वीडियो के जरिए आपका पूरा कन्फ्यूजन निकल गया होगा, ये भी मैं मानता हूँ। अगर मनसाराम कुमरे की किताब चाहिए तो मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी किसी वीडियो में मैं PDF के द्वारा डाउनलोड करने का मौका दे सकता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।